आज इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि स्वप्रेरण की घटना में जो स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल होता है और जो प्रेरित विद्युत धारा होती है उसका मान किस तरह से निकालते हैं और प्रेरित विद्युत धारा की जो दिशा है उसे कैसे पता करते हैं। मान लो कि हमारे पास ये कुंडली है जिसके अंदर n फेरे हैं। अब इस कुंडली के अंदर हमने एक विद्युत धारा प्रवाहित की आई और वो विद्युत धारा कुछ इस तरह से प्रवाहित हो रही है इसके अंदर। मतलब ये जो कुंडली है वो इस वाले तल में रखी हुई है और जब मैं यहाँ से इस कुंडली को देख रहा हूँ तो मुझे इसके अंदर जो विद्युत धारा है वो घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत, मतलब कैसे लग रही है, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर हम कर क्या सकते हैं कि स्लाइडर को दाईं तरफ या बाईं तरफ खिसका करके हम ये जो बैटरी है इसका आंतरिक प्रतिरोध बदल सकते हैं। तो अगर मैं स्लाइडर को दाईं तरफ लेकर के जाऊंगा तो दाईं तरफ लेके जाने पर ये जो हमारा प्रतिरोध है उसका ज़्यादा मान प्रयोग होगा और ज़्यादा मान प्रयोग होगा तो ये जो विद्युत धारा है वो घट जाएगी और फलस्वरूप क्या होगा कि ये जो कुंडली है इससे गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है वो भी घट जाएगा। और अगर इस स्लाइडर को मैं बाईं तरफ ले जाऊं तो जो हमारा आंतरिक प्रतिरोध है वो घटेगा, फलस्वरूप ये विद्युत धारा बढ़ेगी और कुंडली से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है वो भी बढ़ेगा। तो अभी जब विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही थी तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स मान लेते हैं कि वो भी n फाई था और n फाई और I का जो अनुपात है उसे मैं आपको बता ही चुका हूं कि उसे हम कहते हैं कुंडली का स्वप्रेरकत्व। तो जैसे ही मैं इस विद्युत धारा को बढ़ाने की कोशिश करूंगा तो विद्युत धारा को बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, फलस्वरूप उस कुंडली से जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है n फाई वो भी बढ़ेगा। और जैसे ही इस कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो हमें पता होनी चाहिए कि कुंडली के अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और अगर कुंडली बंद है तो एक विद्युत धारा भी उत्पन्न होगी। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वो इस चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का क्या करेगी, विरोध। अब विरोध किस तरह से होता है पहले आप ये समझ लीजिए कि अभी यहाँ से देखने पर मुझे इस कुंडली में जो विद्युत धारा थी वो घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत, मतलब एंटी क्लॉकवाइज लग रही थी। तो अगर मैं इस एंटी क्लॉकवाइज विद्युत धारा को बढ़ाने की कोशिश करूंगा तो प्रेरित विद्युत धारा इसको घटाएगी और घटाएगी कैसे, वो घड़ी के घूमने की दिशा में एक विद्युत धारा उत्पन्न करेगी। और अगर मैं इस विद्युत धारा को घटाने की कोशिश करता हूं, मान लो मैंने I से घटा करके इसको I2 करा और I2 I से कम है तो चुंबकीय फ्लक्स भी घटेगा। फिर से अगर चुंबकीय फ्लक्स बदला तो एक विद्युत वाहक बल आएगा, फलस्वरूप एक विद्युत धारा भी आएगी। इस बार फिर से विद्युत धारा चुंबकीय फ्लक्स के घटाने का विरोध करेगी और इस बार जो हमारी प्रेरित विद्युत धारा है वो उसी दिशा में प्रवाहित होगी जिस दिशा में कुंडली के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही थी। तो प्रेरित विद्युत धारा इस विद्युत धारा के बदलाव का क्या करेगी, विरोध करेगी। और जहां कहीं विद्युत धारा है वहां पर एक विद्युत वाहक बल तो होता ही है। और फैराडे ने अपने प्रथम नियम से में ये समझाया है कि किसी भी कुंडली के अंदर जो विद्युत वाहक बल है जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं वो चुंबकीय फ्लक्स की समय के साथ जो परिवर्तन की दर है उसके ऋणात्मक मान के बराबर होता है। और यहाँ पर n क्या है, कुंडली के फेरों की संख्या। और अगर मैं इस n को अंदर ले जाऊं तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी कुंडली से जो बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स है उसकी समय के साथ जो परिवर्तन की दर है उसका ऋणात्मक मान जो है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अब हेनरी के अकॉर्डिंग ये जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है ये किस पर निर्भर करता है, विद्युत धारा पर, कि जब तक कुंडली में विद्युत धारा ही नहीं होगी कोई चुंबकीय फ्लक्स उससे गुजर ही नहीं सकता। और उन्होंने ये कहा कि जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है उसको हम क्या कह सकते हैं, L इंटू I। यहाँ पर L क्या है, उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व या फिर उसका स्वप्रेरण गुणांक। तो n फाई को अगर मैं L इंटू I लिख देता हूँ और ये जो कुंडली का स्वप्रेरकत्व या फिर स्वप्रेरण गुणांक है वो हमेशा नियत रहता है तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या निकल कर आता है कि किसी भी कुंडली में अगर धारा को परिवर्तित किया जाए तो धारा की समय के साथ जो परिवर्तन की दर है उसके अनुक्रमानुपाती होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल, कि जितनी तेजी से आप धारा को बदलोगे उतना ही ज्यादा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और उतनी ही ज्यादा प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी। लेकिन धारा की समय के साथ जो परिवर्तन की दर है उसको हमें स्वप्रेरण गुणांक या फिर स्वप्रेरकत्व से गुणा करना पड़ेगा, तब हमें पता लगेगा स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल का मान। और ये जो हमारा सूत्र है वो तात्कालिक स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल निकालने के लिए प्रयोग किया जाएगा। अगर आप औसत निकालना चाहते हो कि अगर हमने विद्युत धारा को I1 से I2 करा तो हमें धारा का परिवर्तन देखना है और ये देखना है कि उस परिवर्तन में कितना समय लगा है, वो हमें देगा औसत स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल का मान।
अगर आप यहाँ पर विद्युत वाहक बल को प्रतिरोध से विभाजित करोगे तो आपको औसत विद्युत धारा मिल जाएगी। यहाँ पर प्रतिरोध से विभाजित करोगे तो हमें तात्कालिक स्वप्रेरित विद्युत धारा मिल जाएगी। अब चलिए एक न्यूमेरिकल की सहायता से समझ लेते हैं कि ये जो हमारा स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल है, इस पर आधारित किस तरह के आंकिक प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो आंकिक प्रश्न हमने सेलेक्ट किया है वो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि एक परिपथ में विद्युत धारा जो है वो 5 एम्पियर से 0 एम्पियर तक गिरती है 0.1 सेकंड के अंदर, और यदि औसत विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है वो है 200 वोल्ट का, तो हमें उस परिपथ का स्वप्रेरकत्व पता करना है या फिर कहें स्वप्रेरण गुणांक पता करना है। तो हमें औसत विद्युत वाहक बल दे रखा है, तो सूत्र ये वाला लगाना है हमें कि औसत विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है, माइनस का एल इंटू में धारा में होने वाला परिवर्तन बटे में वो समय जो धारा परिवर्तन में लिया गया है। तो हमें औसत विद्युत वाहक बल तो बता ही रखा है 200 वोल्ट, स्वप्रेरण गुणांक या फिर स्वप्रेरकत्व तो हमें पता करना है। विद्युत धारा में परिवर्तन क्या हो रहा है, वो 5 एम्पियर से 0 एम्पियर हो रही है, और हमें परिवर्तन हमेशा अंतिम धारा में से प्रारंभिक धारा को घटा करके निकालना होता है, और बटे में क्या, समय जो उस परिवर्तन में लिया गया है वो है 0.1 सेकंड। तो 0.1 का अगर मैं 200 से गुणा करूंगा तो वो 20 बन जाएगा, और यहाँ पर -5 का जब मैं -L से गुणा करूंगा तो वो 5L बन जाएगा। L यहाँ से कितना आ जाएगा, 4, और ये जो हमारा स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व होता है उसका मात्रक क्या है, हेनरी। तो ये जो हमारा परिपथ है इसका स्वप्रेरण गुणांक आ गया 4 हेनरी। अब चलिए आप ये बताइए कि ये जो हमारा विद्युत वाहक बल है इसकी वजह से जो विद्युत धारा आएगी, स्वप्रेरित विद्युत धारा, उसकी दिशा क्या होगी। आप ये मान लीजिए कि अभी जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो घड़ी के घूमने की दिशा में है, और मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि अगर आप इस विद्युत धारा को घटाओगे तो जो प्रेरित विद्युत धारा है वो इस चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का या इस धारा परिवर्तन का विरोध करेगी। और विरोध किस तरह से करेगी कि जिस दिशा में भी विद्युत धारा इस परिपथ में प्रवाहित हो रही है, प्रेरित विद्युत धारा भी उसी दिशा में बहने की कोशिश करेगी ताकि उस विद्युत धारा को मेंटेन किया जा सके। और अगर हम विद्युत धारा को बढ़ा रहे होते कि होती वो घड़ी के घूमने की दिशा में ही, मगर 5 एम्पियर से हम 10 एम्पियर की तरफ लेकर के जाते, तो प्रेरित विद्युत धारा इस बदलाव का भी विरोध करती। और यहाँ पर विरोध किस तरह से होता कि अगर विद्युत धारा घड़ी के घूमने की दिशा में है और उसको बढ़ाया जा रहा है तो प्रेरित विद्युत धारा घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत बहेगी, और विपरीत बह करके वो इस धारा में होने वाली बढ़ोतरी का क्या करेगी, विरोध करेगी। अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि स्वप्रेरण की घटना में उत्पन्न होने वाला स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल या फिर स्वप्रेरित विद्युत धारा का मान और उसकी दिशा किस तरह से निकालते हैं। और स्वप्रेरण की तरह ही जोसेफ हेनरी ने एक और घटना को देखा जिसे कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। और आप ये जानना चाहते हो कि अन्योन्य प्रेरण क्या होता है और अन्योन्य प्रेरण गुणांक 2 कुंडलियों के बीच में किस तरह से निकलता है, वो आप इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप 5वें अध्याय चुंबकत्व तथा द्रव्य से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो। कुछ ना समझ में आए तो बेझिझक अपना सवाल कमेंट करके पूछ सकते हो।